CH-67 शैतान नगरी के लोगों का प्लान। लकी, तुम्हारा काम है एलीट स्क्वाड के लिए रास्ता ढूंढना और ये काम तुम्हें बहुत संभल कर करना होगा, आरव ने उसे चेतावनी देते हुए कहा। आरव की बात सुनकर लकी ने अपना सिर हिलाया। वो आरव की सारी बातें मानने के लिए तैयार था। आदित्य, अपनी आइसप्रेड स्पेल का इस्तेमाल करने के लिए हर पल तैयार रहना और याद रखना कि तुम्हारी ये स्पेल मैजिकल बीस्ट को जमाने में काम नहीं आ सकती, इसलिए वो करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तुम्हारा काम पूरे स्क्वाड की रक्षा करना है, आरव ने आदित्य से कहा। आदित्य आरव से इतनी नफरत करता था कि उसकी ये सारी बातें उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसे वक्त में वो कुछ कर भी नहीं सकता था। पूरा शहर तबाह हो चुका था और उन सब की जान भी खतरे में थी। ऐसे सिचुएशन में उसकी और आरव की दुश्मनी से कहीं ज्यादा जरूरी था एलीट स्क्वाड की जान बचाना, इसलिए उसने आरव की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। सब कुछ समझाने के बाद आरव ने एक गहरी सांस ली। सच कहा जाए तो उसे खुद को भी नहीं पता था कि वो खुद जिंदा सेफ्टी शेल्टर तक पहुंचने वाला था या नहीं, लेकिन बस वो उम्मीद कर रहा था कि रास्ते में उन्हें एक साथ 3 से ज्यादा मैजिकल बीस्ट न मिले। एलीट स्क्वाड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 1 किलोमीटर तक रास्ते में किस्मत से उन्हें कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं मिला था, लेकिन उन्हें कुछ बूढ़े लोग मिले थे जो समय रहते सेफ्टी शेल्टर के लिए नहीं निकल पाए थे और अब भी वो घरों में फंसे हुए थे। एलीट स्क्वाड अपने साथ आम लोगों को लेकर नहीं चल सकता था, ये एक बहुत बड़ा खतरा था, इसलिए प्रोफेसर मिश्रा के पास उन बूढ़े लोगों को बाकी के 4000 लोगों के लिए रुके रहने के लिए बोलने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। लगभग सारी सड़कें बंद थी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर उन्हें कुछ लोग दिखते थे जो कार से सेफ्टी शेल्टर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार या तो उन्हें अपनी कार सड़क पर ही छोड़नी पड़ती थी या फिर पैदल आगे बढ़ना होता था। ऐसे लोगों को देखकर प्रोफेसर मिश्रा और नेहा उन्हें एक जगह छुपकर मेन ग्रुप का इंतजार करने की सलाह देते थे और फिर वो आगे बढ़ जाते थे। 1 किलोमीटर की सड़क का रास्ता पूरा करने के बाद वो शहर के सबसे ऊंचे इलाके में आ गए थे। यहाँ लगभग हर बिल्डिंग में एलिवेटर थे। ये शहर का बाजार वाला इलाका था और लगभग ये भी 1 किलोमीटर का ही रास्ता था। अभी किसी को भी नहीं पता था कि कितने लोग अपनी जान बचाने के लिए इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में छुपे हुए थे। वो ये सोच रहे थे कि बिल्डिंगों में वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ये सिर्फ उनकी एक गलतफहमी थी। उस बाजार वाले इलाके में दाखिल होते ही उन्हें एक बहुत बड़ा तालाब दिखा। उसका पानी पूरी तरह से लाल हो चुका था और उसमें 2 गार्ड्स की लाशें तैर रही थी। बारिश भी धीमी होती जा रही थी, जिसका मतलब था कि शहर के खून के दाग मिटाना अब और भी मुश्किल होता जा रहा था। अपनी आंखों के सामने ये सीन देखकर एलीट स्क्वाड के सारे मेंबर्स के रोंगटे खड़े हो गए थे। बचाओ मुझे, बचाओ। आरव, क्या तुम सुन पा रहे हो? इस बिल्डिंग में कोई है जो चीख रहा है, नेहा ने आरव के कान में फुसफुसाते हुए कहा। आरव बिल्डिंग के थोड़ा नजदीक गया और उसने बिल्डिंग के कांच के दरवाजे से झांक कर देखा कि वहां एक परछाई थी जो चल रही थी, लेकिन वो किसी इंसान की नहीं थी। जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ धीरे धीरे चलना खतरे से खाली नहीं है, आरव ने पूरे एलीट स्क्वाड से कहा। ऐसे वक्त में मैजिकल बीस्ट से लड़ने से ज्यादा जरूरी जिंदा रहना था, इसलिए आरव ने उस बिल्डिंग में जाने की कोशिश भी नहीं की। सभी ने आरव की हाँ में हाँ मिलाई और आगे बढ़ने लगे। वो लोग थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि तभी लकी हांफते हांफते उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वो पूरे स्क्वाड के लिए रास्ता ढूंढने का काम कर रहा था। आगे लगभग 5 से 6 आदमखोर चूहे हैं, हम उस रास्ते से नहीं जा सकते, लकी ने उन्हें बताया। ठीक है, हम दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं, आरव ने लकी की पीठ थपथपाते हुए कहा। वो अपना काम बखूबी कर रहा था। लकी बहुत ही आम लड़का था, उसने कभी भी एक साथ इतने सारे मैजिकल बीस्ट का सामना नहीं किया था और आज भी उसे बेहद डर लग रहा था। लेकिन आज बात सिर्फ खुद की नहीं थी बल्कि 4000 से भी ज्यादा लोगों की जान की थी और वो डर के नहीं बैठ सकता था। वो इस स्क्वाड में इसलिए शामिल हुआ था ताकि सारी मुसीबतों का सामना करके वो खुद भी सेफ्टी शेल्टर तक पहुंचे और उन 4000 लोगों को भी वहां पहुंचा सके। वो लोग दूसरे रास्ते से उन 5 से 6 आदमखोर चूहों के आगे निकल आए थे। ऐसा करने में थोड़ा खतरा तो था, लेकिन कम से कम बिना लड़ाई किए उनकी जान तो बच गई थी। आरव भाई, वहां पुल के पास भी एक आदमखोर चूहा है, लकी ने कहा। हम लोग छुपकर उसके पीछे वाले रास्ते से जाएंगे जहां वो हमें देख भी न सके, आरव ने कहा। लेकिन ये तो एक ही आदमखोर चूहा है और हम तो इसे आसानी से मार सकते हैं, है ना? विराट ने कंफ्यूज होकर पूछा। देखो, इस वक्त हमें बेकार की लड़ाइयां नहीं लड़नी चाहिए। हमारी जादुई शक्तियां बेहद कीमती हैं, समझो इस बात को। एलीट स्क्वाड के 9 लोगों ने ये बाजार वाला इलाका भी पार कर लिया था। आरव उन 4000 लोगों के लिए ऐसा रास्ता चुनना सही समझता था जो बड़ा हो और जहां मैजिकल बीस्ट न हो। अगर वो छोटी छोटी गलियां चुनता तो उन सबके लिए बहुत खतरा हो सकता था। स्क्वाड अपनी समझदारी और सूझबूझ से सेफ्टी शेल्टर पहुंचने का आधा रास्ता तय कर चुका था।
अब सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता ही तय करना बाकी था। बस अब हमें 1 किलोमीटर और चलना है और फिर हम सुरक्षित सेफ्टी शेल्टर तक पहुंच जाएंगे, प्रोफेसर मिश्रा ने कहा। प्रोफेसर मिश्रा सोचते थे कि आरव को एलीट स्क्वाड लीड करने का फैसला एकदम सही था। जिस तरह से वो सब कुछ कर रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो वो टीचर से भी ज्यादा अनुभवी था। उसने मैजिकल बीस्ट का पता लगाने के लिए मैजिक बीस्ट को ढूंढने वाला पाउडर, जिसे कुछ लोग मैजिक बीस्ट ढूंढो पाउडर भी कहते थे, उसका इस्तेमाल किया था। इस कारण से बाजार वाले इलाके में किसी भी स्क्वाड मेंबर की जान नहीं गई थी। बाजार वाले इलाके में बहुत ज्यादा मैजिकल बीस्ट थे और वहां से बचकर निकलना उन सब के लिए बहुत किस्मत वाली बात थी। इस इलाके में मैजिकल बीस्ट और भी ज्यादा हैं, इसलिए हम सबको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, आरव ने सबको याद दिलाया। ये 1 किलोमीटर का रास्ता बड़ा घुमावदार था। यहाँ कई गलियां थी और छुपने की जगह भी थी। इसका मतलब ये था कि वो लोग इस इलाके में मैजिकल बीस्ट से आसानी से छुप सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि मैजिकल बीस्ट उन पर आसानी से हमला भी कर सकते थे। वो 9 लोग बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। देखने से ऐसा लग रहा है कि थोड़ी दूर पर कुछ मैजिशियंस मैजिकल बीस्ट से लड़ाई कर रहे हैं। क्या हमें उनके साथ मिलकर लड़ना चाहिए? लकी ने घर की छत पर खड़े होकर पूछा। वो इंटरमीडिएट मैजिशियंस हैं, हम उनके कोई काम नहीं आ सकते, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, आरव ने उसे जवाब दिया। जैसे ही लकी उस घर की छत से कूदने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि एक बंगले के पीछे से कांटेदार भेड़िया बाहर आ रहा है। उसके शरीर की सारी हड्डियां कांटेनुमा थी और वो दिखने में बेहद डरावना था। कांटेदार भेड़िए को देखकर लकी की आंखें फटी की फटी रह गईं और कुछ देर के लिए तो मानो उसकी सांसें ही रुक गई थीं। हे भगवान, वो बंगला 5 मंजिला है और वो भेड़िया तो उससे भी बड़ा है। देखने में तो ये कोई आम मैजिकल बीस्ट नहीं लगता, लकी ने मन ही मन सोचा। लकी, तुम क्या कर रहे हो? वहां जल्दी से नीचे आओ, आरव ने उसे बुलाया। लकी बुरी तरह डर गया था, उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और छत के कोने की तरफ बढ़कर सभी लोगों को शांत रहने का इशारा करते हुए कहा। जैसे ही विक्रम लकी से कुछ पूछने वाला था, आरव ने तुरंत पीछे से विक्रम के मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर दिया। प्रोफेसर मिश्रा भी समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने सबको छिपने का इशारा किया। देखते ही देखते 8 लोग एक दीवार की आड़ में छुप गए। वो लोग इतने शांत थे कि उनकी सांस लेने की भी आवाज नहीं आ रही थी। वो शिश धम 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 धम। अचानक पास से बहुत तेज हवा और उस हवा में गंदी सी बदबू आई। साथ ही साथ बड़े बड़े पैर जमीन पर पड़ने की आवाज आने लगी। वो लोग समझ गए थे कि वहां कोई बहुत खतरनाक मैजिकल बीस्ट था। उसके कदमों की आहट से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कांपने लगी थी। लकी, जो एक घर की छत पर खड़ा हुआ था, अब जाकर घर के दरवाजे के पीछे छुप गया था। वो बाकी सबसे कहीं ज्यादा खतरे में था। एक पल को तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो खूंखार कांटेदार भेड़िया उसे ढूंढ ही लेगा। वो उसके बेहद करीब था। अगर इसने हम सब पर हमला किया तो हम सबकी जान एक झटके में चली जाएगी, लकी ने डरते हुए सोचा। वो तो उन सबकी किस्मत अच्छी थी कि जिस गली में वो लोग छुपे हुए थे वहां कचरे की बहुत बुरी बू आ रही थी, नहीं तो अभी तक वो कांटेदार भेड़िया उन्हें ढूंढकर खा चुका होता। धम धम धम। कुछ देर बाद उस कांटेदार भेड़िए के भारी भरकम पैरों की आवाज धीमी होती जा रही थी। जैसे जैसे वो खतरनाक भेड़िया उनसे दूर जा रहा था, वैसे वैसे उनके चेहरे का रंग भी वापस आ रहा था। लेकिन वो लोग अब भी इतने डरे हुए थे कि उनके दिल अभी भी तेजी से धड़क रहे थे। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि वो कांटेदार भेड़िया कितनी दूर गया था और वो लोग अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वो बिल्कुल वैसे ही छुपकर खड़े थे जैसे पहले खड़े थे। क्या कोई मुझे ये बताएगा कि आखिर वो था क्या? विक्रम ने कांपते हुए पूछा। वो अब भी उसी तरफ देख रहा था जहां कांटेदार भेड़िया गया था। तभी लकी उस घर की छत पर से नीचे कूदा। उसके पैर डर के मारे कांप रहे थे। उसने तो सिर्फ आदमखोर चूहे और एक आंख वाले भेड़िए को ही देखा था, और ये कांटेदार भेड़िया तो वॉरियर लेवल क्लास मैजिकल बिस्ट था। इसे तो उसने अपनी किताबों में भी नहीं देखा था। ये एक वॉरियर क्लास मैजिकल बीस्ट है। इसकी 3 आंखें होती हैं और इसे कांटेदार भेड़िया भी कहा जाता है। इसकी 3 आंखें इसका विजन कई गुना बढ़ा देती हैं। न सिर्फ इसका शरीर पत्थर की तरह मजबूत होता है, बल्कि इसकी हड्डियां बेहद नुकीली होती हैं। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये हमारी मौत है, प्रोफेसर मिश्रा ने परेशान होकर कहा। सर, अगर आज उसने हमें देख लिया होता तो पक्का हमारी जान चली जाती, विराट ने डरते हुए कहा। हम तो क्या, अगर इंटरमीडिएट मैजिशियंस भी उसका सामना करने के लिए अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। हमें जाने से पहले मेन ग्रुप तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहिए कि यहाँ एक वॉरियर क्लास मैजिकल बीस्ट है, नहीं तो कई लोगों की जानें जा सकती हैं, प्रोफेसर मिश्रा ने कहा।
आरव खुद को सबसे ऊंचे टावर की तरफ देखने से रोक नहीं पाया था। वो ये सोचता था कि जब वॉरियर लेवल का कांटेदार भेड़िया इतना डरावना है, तो फिर वो पंख भेड़िया, जो वॉरियर क्लास के भी आगे के लेवल का बीस्ट है, जो कि एक कमांडर लेवल मैजिकल बीस्ट है, वो खुद कितना डरावना होगा और एक मैजिशियन को उस जैसे मैजिकल बीस्ट से मुकाबला करने के लिए कितना शक्तिशाली होने की जरूरत है। आरव के दिमाग में बस यही सारी बातें घूम रही थी। बारिश तो बंद हो गई थी, लेकिन शहर में कोहरा अब भी छाया हुआ था। सेफ्टी शेल्टर्स के लगभग 1 किलोमीटर के पास एक खून से सनी हुई सफेद यूनिफॉर्म पहने हुए फीमेल मैजिशियन हांफते हुए भाग रही थी। वो भागते भागते पसीने से तर हो गई थी। उसके पीछे 2 मैजिकल बीस्ट थे जो बंदर की तरह दिख रहे थे। वो पूरी तरह से काले थे और उनका चेहरा भी बिगड़ा हुआ था। वो दोनों उसके पीछे ऐसे पड़े थे जैसे उसके चिथड़े ही कर देंगे। विंड डेस्क बवंडर। अचानक एक आवाज आई और चारों तरफ जो मलबा पड़ा हुआ था वो हवा में उड़ने लगा और देखते ही देखते उसने एक बहुत बड़े बवंडर का रूप ले लिया। ये बवंडर वहां मौजूद सभी चीजों को अपने अंदर समाता जा रहा था। गाड़ियां, बिजली के खंभे, स्ट्रीट लाइट्स, सब कुछ। कुछ देर में वो दोनों बदसूरत बंदर भी इसके अंदर समा गए थे और एक ही पल में वो आसमान से मलबे के साथ जमीन पर गिरकर मर गए थे। उनका खून चारों तरफ फैला हुआ था। ये सीन देखकर कियारा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। उसके एक सीनियर मैजिशियन ने इन बदसूरत मैजिकल बीस्ट से उसे बचा लिया था। मिस्टर अभिनव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कियारा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। वो मिस्टर अभिनव को देखकर बेहद खुश थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो शैतान नगरी की शैतानी लाशें थी, मिस्टर अभिनव ने सीरियस टोन में कहा। हाँ, ये सब उनका ही किया धरा है, कियारा ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। वो बहुत दिन से इस पर जांच पड़ताल कर रही थी और वो जानती थी कि ये सब शैतान नगरी के लोगों ने ही किया था। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे शहर के पास इस हमले का सामना करने के लिए उतने मैजिशियंस नहीं हैं जितने की हमें जरूरत है। मिस्टर अभिनव को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो इस हमले को लेकर कितने ज्यादा परेशान थे। जब मैं संजीवनी झील के पानी की रक्षा कर रही थी तब मुझ पर एक हमला हुआ था। मुझे लगता है कि इस हमले का मकसद संजीवनी झील का पानी ही है, कियारा ने मिस्टर अभिनव से कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हें ही ढूंढने निकला था ताकि संजीवनी झील का पानी सुरक्षित रख सकूं। तुमने उसे शैतान नगरी के लोगों को तो नहीं दिया ना? कियारा ने नामे अपना सिर हिला दिया। नहीं, उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे पास संजीवनी झील का पानी नहीं है तो वो लोग भड़क गए और मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ गए। मैं बहुत मुश्किल से उनके चंगुल से भाग पाई थी, लेकिन उन्होंने मुझे फिर ढूंढ लिया और मेरे पीछे पड़ गए। बाकी सब तो आप जानते ही हैं, कियारा ने बताया। बहुत बढ़िया, लेकिन संजीवनी झील का पानी अभी कहाँ है? मिस्टर अभिनव ने पूछा। मैंने उसे उस लड़के को दे दिया था जो एक हफ्ते से अग्राउड संजीवनी झील में मैजिक कल्टीवेशन कर रहा था। मुझे लगा कि वो उसके साथ कहीं ज्यादा सुरक्षित रहेगा, कियारा ने मिस्टर अभिनव को समझाया। क्या तुम आरव की बात कर रही हो जिसके पास डुअल एलिमेंट्स है? मिस्टर अभिनव ने हैरान होकर पूछा। तो फिर आरव कहाँ है? मिस्टर अभिनव ने कियारा से पूछा। मुझे ये तो नहीं पता, मैंने उसे अकेले ही सेफ्टी शेल्टर तक जाने को कहा था, कियारा ने बताया। जब मिस्टर अभिनव को पता चला था कि कियारा ने संजीवनी झील का पानी शैतान नगरी के लोगों के हाथ में नहीं लगने दिया था, तब उनकी आधी चिंता खत्म हो गई थी। लेकिन ये जानने के बाद कि संजीवनी झील का पानी आरव के पास था, वो बेहद परेशान हो गए थे। मिस्टर अभिनव, आखिर ये शैतान नगरी के लोग संजीवनी झील के पानी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उन्होंने इतने सारे मैजिकल बीस्ट से शहर पर हमला क्यों करवाया? आखिर उनका मकसद क्या है? कियारा ने पूछा। अभी हम ये तो नहीं जानते कि उन्होंने हमारे शहर पर हमला क्यों किया, लेकिन हाँ, संजीवनी झील का पानी वो इसलिए पाना चाहते हैं ताकि हमारे शहर का नामो निशान मिटा सके, मिस्टर अभिनव ने गुस्से में कहा। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि संजीवनी झील इस शहर का हजारों साल पुराना खजाना है और ये कमांडर लेवल मैजिकल बीस्ट को अपनी तरफ खींचता है, मिस्टर अभिनव ने समझाया। अभी तक उस पंख भेड़िए ने शहर को तबाह नहीं किया है। इसका मतलब है कि वो शैतान नगरी के लोग अभी और कमांडर लेवल मैजिकल बीस्ट का इंतजार कर रहे हैं। असल में मैजिकल बीस्ट ऐसे खजानों की तरफ अपने आप ही खींचे चले आते हैं, और अगर उस पंख भेड़िए जैसे ही 2-4 और कमांडर क्लास मैजिकल बीस्ट हमारे शहर में आ गए तो ये शहर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, मिस्टर रुद्र ने कहा।